नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम गणित के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न यूपी टेट के एग्जाम में जरूर बनता है। तो आप सभी लोग यह वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए और उन्हें समझिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपको प्रश्न के माध्यम से ही सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल आपको दिया है, लेकिन दो संख्याएं आपको नहीं पता है कि वे दो संख्याएं कौन सी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा। माना पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? दूसरी संख्या y है। x और y मान लेते हैं, ठीक है। प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 11 दिया है, तो x प्लस वाई, पहली x माने हैं दूसरी y माने हैं, तो x प्लस वाई बराबर 11 लिख सकते हैं। आगे दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 18 है, तो यहाँ पे हम दोनों संख्याओं को गुणा x y करके 18 लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न के माध्यम से ही यहाँ सॉल्व किया गया है, अलग से कुछ नहीं किया गया है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। योगफल 11 दिया है और गुणनफल 18 दिया है। आपको इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। जो संख्या आपने x और y माना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। आपने x लिखा है, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/x हो जाएगा। y लिखा है तो y का उल्टा 1/y हो जाएगा। तो 1/x और 1/y का योगफल आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। x था तो 1/x हो गया, प्लस y है, इसका व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। अब यही योगफल आपको बताना है। तो आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। x y दोनों x y है तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, x y यहाँ पे लिख लेंगे और ऊपर आपका y प्लस x बचेगा, या इसे हम x प्लस y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब इसी में आपको मान रख देना है। x प्लस y का मान 11 प्रश्न में दिया है तो 11 लिख देंगे, और x y का मान 18 दिया है तो 18 लिख देंगे। मतलब योगफल 11 था और गुणनफल आपका 18 था, तो इसलिए आपका 11/18 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, आसानी से आप इन्हें समझिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब प्रथम 5 धन रूढ़ संख्याओं का योग क्या है आपको बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? रूढ़ संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, वह आपकी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्रथम 5 धन रूढ़ संख्याएं आपको बताना है। ये सभी प्रश्न दोस्तों यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 5 प्रथम धन रूढ़ संख्या बतानी है। पहली संख्या क्या होती है? 2 होती है। पहली संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, और चौथी अभाज्य संख्या 7, और पांचवी अभाज्य संख्या 11। बस क्या करना है, अब इनका योग करके आपको बता देना है। तो योग कर लीजिए सिंपल सा। 3 2 5, 5 10, 7 17, 3 20, 8 28। 28 आपका आंसर हो गया। इनका योगफल यही बताना था आपको, ठीक है। योगफल आप इनका कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यह सवाल पूछा गया है दोस्तों, आप इसे आसान मान के मत चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से सभी प्रश्न को देखिए। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं आपको यह बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। 1 सही 1/2 का आधा बताना है, तो इसमें हम भाग का निशान लगा के 1/2 कर देंगे। सिंपल सा, आप जानते हैं इसे। इसके आगे क्या करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का नाम 2 और 1 जोड़ लेंगे 3, 3/2 भागे 1/2। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब दोनों तरफ भिन्न है, भिन्नों का भाग है, तो क्या करेंगे, भाग के स्थान पे गुणे का निशान लगा के अगली वाली जो भिन्न है उसका स्थान बदल देंगे। नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे देखिए। 3/2 है, भाग के स्थान पे क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। 1/2 है तो पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 आपका आंसर आ गया। सिंपल सा प्रश्न था। यह भी प्रश्न यूपी टेट में दोस्तों पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटा 0.95 का सरलीकृत मान आपको बताना है। दोस्तों जल्दी जल्दी इन सबको देखेंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और लगातार आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास समय कम है, मुझे पता है, इसलिए आप लोग इसे जल्दी से और अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे देखिए दोनों सेम ही है दोस्तों, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5.47 का होल स्क्वायर। माइनस है, माइनस लगाएंगे।
यहाँ दोनों सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं 4.53 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही है इसलिए स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा 0.94 ये प्रश्न में दिया है। यहाँ पे देखिए ये किसका सूत्र बन रहा है दोस्तों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पता है आपको क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यही वाला सूत्र जो है हम इसमें रख देंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मान मतलब कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो पहले एक बार इनको जोड़ लेंगे फिर एक बार घटा देंगे। तो सिंपल से लिखिए 5.47 प्लस 4.53 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5.47 माइनस 4.53। सिंपल सा प्रश्न है। अब नीचे वही उतार लेंगे 0.94, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे पहले इसको, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है इसलिए 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2 0 कैंसिल होगा, 10 बचेगा। आगे यहाँ पे ब्रैकेट है तो गुणे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार ले जाएंगे 14, 14 में से 5 गए 9 आ जाएगा, फिर आगे 0 बचेगा तो 0.94 बचा, बटा नीचे हो जाएगा दोस्तों 0.94 पहले से ही है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों सेम है ये कट जाएगा और आपका कितना बचेगा 10, यही आपका आंसर बचेगा। तो आपका इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है आपको यह बताना है। तो भिन्न आपको दिया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आप तभी बता पाएंगे दोस्तों जब इनको आप दशमलव में बनाएंगे। तो जल्दी से इनको आप दशमलव में बना लीजिए, इस तरह के प्रश्न ऐसे ही लगते हैं। 3/2 को आप दशमलव में बनाएंगे, 2 से 3 में भाग करेंगे, 2 एकन्नम 2, 1 3 दशमलव लगाएंगे, 1 0 पड़ जाएगा, 2 पंचे 10, 1.5 आया, ठीक है। ऐसे ही अब 4/3 को सरल करेंगे तो 3 एकन्नम 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 बन गया, फिर दशमलव लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, इसके बाद कटेगा, ऐसे 3 3 आता रहेगा इसलिए 2 ही अंकों तक ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है 5/6 को सरल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 छोटा है इसलिए दशमलव पहले लगा देंगे, 50 बन जाएगा, 6 8 48 हो गया, 48 2 50 20 बन गया, और 6 18 2 20, 2 अंकों तक दशमलव 83 ले जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हम 9/7 को सरल करेंगे, इसको सरल करिए, 7 एकन्नम 7 2 9 दशमलव लगाएंगे 20, 7 दूनी 14 6 20, फिर 7 8 56, तो 2 अंकों तक यह भी हो गया। इसमें देखिए दशमलव के बाद कौन सी संख्या बड़ी है वही भिन्न आपका बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए 0.5 है, 1.5 है, 1.33 है, यहाँ पे 0.83 है, 1 नहीं है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है तो इसको हमको नहीं लिखना, सबसे बड़ी हमको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 1.28 है और इससे बड़ा आपका 1.33 है इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे ये 1.5 है, 1.3 है, ये 0.3 है इसलिए यह भी छोटा है और आपका ये बड़ा है। 3/2 आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, इनको पहले आप दशमलव में बनाइए, उसके बाद इनको आप बताइए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब, 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए दोस्तों 2 सह अभाज्य संख्याएं, यह भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। 2 सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका महत्तम समावर्तक सदैव 1 होता है दोस्तों। कोई भी 2 सह अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, उनका आप मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, केवल 1 आएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए यहाँ पे ले लिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 2 प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 462 हो तो मासा बताइए। संख्याएं दोस्तों आपको नहीं पता है तो जो अनुपात दिया है इसी में हम संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, माना पहली संख्या आपका ध्यान से देख लीजिए 6 है तो 6x मान लेते हैं, x का गुणा करके, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या मानते हैं, दूसरी संख्या आपकी 11 है तो 11x हो जाएगा, ठीक है। और लासा दिया है, मासा नहीं पता है तो मासा इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, मासा दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही मासा हो जाएगा, x x दोनों में है इसलिए मासा आपका x हो गया, सिंपल सा। अब देखिए लासा आपको यहाँ पे दिया ही है, लासा भी लिख लेते हैं यहीं पे, लासा बराबर क्या है 462, सिंपल सा। अब एक सूत्र आपको पता होगा दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये सूत्र पता है आपको। पहली संख्या क्या माने हैं 6x माने हैं, 6x लिखिए, दूसरी 11x माने हैं, 11x लिखिए, और फिर लासा कितना दिया है
462 प्रश्न में ही दिया है और मासा कितना आया है, यक्स आया है, सिंपल सा है। इन दोनों का आपस में गुणा 11 छका, फिर से देखिए 11 छका 66 और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 66 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 462 गुणे एक्स। यहाँ पे देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ एक ही एक्स बचेगा। 66 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 462 और एक्स बराबर नीचे नहीं दिख रहा है, ध्यान से फिर से देख लीजिए। एक्स बराबर हो जाएगा 462 में ये 66 का आके भाग हो जाएगा और 66 का कितनी बार जाएगा आप लोग देखिए 7 से गुणा करके देखिए दोस्तों। 7 से गुणा करेंगे तो भाग करेंगे 7 छंग 42, 7 छंग 42, 4 46, 7 बार जाएगा दोस्तों। 7 आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, अच्छे से इन्हें देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल अब हम देखते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? यह भी सवाल यूपी टेट में पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान से आप लोग देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको यूपी टेट में मिलेगा। 3 पेंसिल का मूल्य दिया है आपको, 3 पेंसिल का मूल्य आपको 20 रुपए दिया है, ठीक है। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य 20/3 रुपए हो जाएगा। 3 यहाँ आके भाग हो जाएगा, इतना आप जानते हैं, 20/3 रुपए हो जाएगा। आपसे 6 दर्जन का पूछा है। 6 दर्जन का मतलब कितना पेंसिल, 6 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 होता है, तो 6 दर्जन में 72 पेंसिल का मूल्य पूछा है। 72 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 20/3 है ही है, इसमें हम 72 का गुणा कर देंगे, सिंपल सा है। 3 से भाग करिए इसमें, अब 3 दूनी 6, 1 7, 12 बन गया, 3 चौक 12 और 24 का 20 में गुणा, 24 दूनी 48, 480 दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो यह प्रश्न ऐसे ही लगेगा दोस्तों, अच्छे से आप इन्हें देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत आपको बताना है। प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करिए। पहले संख्या को, संख्या क्या है 350 है, कह रहा है इसको पहले 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ाएंगे ये 100 में बढ़ेगा, तो आपका 120/100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे गुणे का निशान लगाएंगे। फिर कह रहा है कि 20% कम कर दिया गया। अब 20% किस में कम होगा, जब 100 में 20 बढ़ा रहे हैं तो 100 में 20 घटाएंगे भी, तो आपका 100 में 20 घटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 7 35 और ये 5 दूनी 10 और यहाँ से 2 से 2 छंग 12, ये आपका कट गया और बचा क्या है यहाँ पे 8 छंग 48, 48 और 7, 48 गुणे 7 करिए कितना आ जाएगा 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 2 30 3 33, 336 आया दोस्तों। देखिए पहले 350 था, अब जो है कितना आया 336। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, तो आप कहेंगे कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, तो 350 पहले था, अब जो है कितना आया है 336 आया है, तो कमी आप निकाल लीजिए आसानी से। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ से 4 में से 3 गए 1, 14 की कमी हो रही है, ठीक है। तो 14 को आपको प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, प्रतिशत कमी बराबर होगा कमी बटा क्रय मूल्य गुणे 100 या कमी बटा पहली संख्या गुणे 100। तो कमी 14 है तो 14 लिखेंगे, बटा क्रय मूल्य क्या है या पहली संख्या क्या है 350 है, 350 लिखेंगे, 336 यहाँ नहीं लिखेंगे, 350 लिखेंगे गुणे 100, सिंपल सा है। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 दूनी 14 ये कट गया, 7 25 35 ये कट गया, 5 दूनी 10 ये कट गया, 2 दूनी 4% दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, इनको आप आसानी से कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बहुत कठिन नहीं था, आसानी से आप इसे समझ लेंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आपको अंकित मूल्य नहीं पता है, तो माना अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। कितना है 100 रुपये, अंकित मूल्य को हम 100 मानते हैं, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि अंकित मूल्य का 64% आपका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है 64, तो 100 गुणे 64/100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, बराबर 64 रुपये ये आपका क्रय मूल्य आया है, ठीक है। अब कह रहा है खरीद पर 12% की छूट देने पर, 12% की छूट देने पर कितना मूल्य होगा वस्तु का, 12% की छूट देने पर वस्तु का मूल्य
वस्तु का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 12% की छूट दोस्तों आपको किस पर लगाना है, अंकित मूल्य पर लगाना है। क्रय मूल्य पर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। किस पर लगेगा, अंकित मूल्य पर लगेगा। ठीक है, अंकित मूल्य आपने 100 माना है तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का 12% की छूट देंगे 100 पर, तो 100 गुणे 12 की छूट देंगे तो 88 आ जाएगा। 100 में 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 88 आएगा। 88/100 और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका 88 रुपये ये आपका विक्रय मूल्य आ गया कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लाभ या हानि आसानी से निकल जाएगा। क्रय मूल्य 64 रुपये है और यहाँ पे विक्रय मूल्य है 88 रुपये। लाभ कितने का हो रहा है आप लोग बताइए। तो लाभ इसमें दोस्तों देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो 24 रुपये का लाभ हो रहा है। और इसे प्रतिशत लाभ में आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 64 गुणे 100। इसी को सरल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 त्रिक 24, 8 अठाई 64, ये कट गया और बराबर करेंगे 100 का 3 में गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, बटा भागे 8 है तो 8 नीचे लिखेंगे। ठीक है, 8 का इसमें भाग करिए कितना भाग जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 त्रिक 24 जाएगा, 24 6 30 60 बन गया, 8 7 56, 4 60 दशमलव लगाएंगे 40 बन जाएगा, 8 पंचे 40, तो 37.5% आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे 10 सवाल कंप्लीट हुआ। ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।